गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स से गेट एंड IIT जैम इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स, PGT इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये बैच आपकी सफलता की गारंटी देता है, वरना पैसे वापस। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, IIT जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर CUT PG इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये भी आपकी सफलता की गारंटी देता है, वरना पैसे वापस। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन आपके जनरल इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से है। यहाँ पे अनु का जो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है और बीनू का यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। अनु का यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से है कि A एंड B परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। और जो बीनू का जो यूटिलिटी फंक्शन है उसके लिए A एंड B परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि अनु के पास कोई एप्रीकोट्स नहीं है, उसके पास सिर्फ एंड सिर्फ 12 बनाना है। बीनू के पास 12 एप्रीकोट्स हैं बट कुछ भी एक भी बनाना उसके पास नहीं है। तो कह रहा है कि अनु का जो ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल है वो क्या होगा, ठीक है बच्चों, आप लोगों को जब मैंने पेड कोर्स में अपने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब भी जनरल इक्विलिब्रियम का केस आता है तो दो कमोडिटी के केस में एक कमोडिटी की प्राइस आप न्यूमेरिक प्राइस यानी 1 प्राइस रखते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो यहां पे हम ले रहे हैं बच्चों, लेट प्राइस ऑफ एप्रीकोट इज P एंड प्राइस ऑफ बनाना भी 1, ठीक है बच्चों। प्राइस ऑफ एप्रीकोट इज P एंड प्राइस ऑफ बनाना इज 1। यहां क्लियर है बच्चों। दूसरी चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि अनु का जो ऑप्टिमम बंडल होगा वो कैसे डिसाइड होगा, यानी अनु के लिए इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फॉर अनु इक्विलिब्रियम, क्या होगा बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एप्रीकोट्स एंड बनाना मस्ट बी इक्वल टू PA बाय PB, है ना। अब MRS इसका क्या होगा, MRS ढूंढ दीजिए। आपको पता है ना कि MUA बाय MUB होगा, यानी यदि आप इसको A के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज MUA इज इक्वल्स टू 1 एंड MUB यानी यदि B यानी बनाना के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, यानी MRS जो आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। और प्राइस कितना है यहाँ पे, प्राइस हमने लिया है, इसकी वैल्यू P है और इसकी वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, एट इक्विलिब्रियम 1/2 इज इक्वल्स टू P/1, यानी आप कह सकते हैं P इक्वल्स टू 1/2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। ये किसके लिए है, अनु के लिए है। अब चलते हैं बीनू के लिए।
बीनू का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो मिन है ना बच्चों। बीनू का जो यूटिलिटी फॉर बीनू टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर बीनू टू बी इन इक्विलिब्रियम कितना होगा बच्चों, फॉर बीनू टू बी इन इक्विलिब्रियम। यहां भी आप चूंकि मीन वाला फंक्शन है बच्चों, तो यहां पे एमआरएस का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। यहां पे ए इक्वल्स टू 2b हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, इसी रेशियो में यूज करेगा ए इक्वल्स टू 2b। हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जब आप पेड कोर्स में देखिएगा ना तो उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया है मीन वाले केस में, ठीक है। और जब हम कंज्यूमर बिहेवियर आपको पढ़ाए थे। अब देखिए यहाँ पे इसका बजट कंस्ट्रेंट क्या है, बीनू का बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, बजट कंस्ट्रेंट कितना होगा बच्चों, प्राइस ऑफ ए इंटू ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू बी इज इक्वल्स टू एम। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, यानी जनरल केस में हम लोग कहते हैं पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू मनी इनकम। यहाँ पे इसकी मनी इनकम कितना है पता है बच्चों आप लोगों को, उसके पास कितना एप्रीकोट्स हैं, बीनू के पास ये देखिए बीनू हैज 12 एप्रीकोट्स एंड नो बनाना, और एप्रीकोट्स की प्राइस कितनी है पी। तो जितना उसके पास सामान है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इनकम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास 20 पेन है और एक पेन की प्राइस 5 रुपये है, तो मेरे पास मेरी इनकम कितनी हो गई 20 25 100। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसका जो इनकम है वो कितना है 12 इंटू पी। ये क्लियर है बच्चों, उसकी इनकम हो गई 12 इंटू पी यानी 12p। पी ए कितना है बच्चों, प्राइस ऑफ ए क्या है पी है, ए कितना है ये देखिए ए इक्वल्स टू 2b, तो दैट इज यहाँ पे 2b प्लस प्राइस ऑफ बी कितना है 1 है एंड बी कितना है एज इट इज इक्वल्स टू 12p। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए, p टू b प्लस b इज इक्वल्स टू 12p। यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, यहाँ से b कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12p, है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू 12p। और b इक्वल्स टू 12p ओवर 2p प्लस 1, ये तो हो गया b, है ना बच्चों, ये हो गया b की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 2b, b इतना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a की जो वैल्यू होगी 2 इंटू 12p ओवर 2p प्लस 1, और इक्विलिब्रियम पे उसका प्राइस कितना था, किसका, अनु का हाफ प्राइस था, याद होगा बच्चों आप लोगों को। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू 24 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है ना, क्योंकि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है 24, और प्राइस कितना है हाफ 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 प्लस 1, है ना बच्चों, 2p है ना, ये 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 है। यहाँ पे कितना आ गया ये, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ गया 2, p की वैल्यू कितनी है, ये वाली p जो है p की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 112 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6। a की वैल्यू, b को a कितना मिला, एप्रीकोट्स कितना मिला 6 मिला। ध्यान समझिए, यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ये देखिए b
यानी बीनू will have 6 apricots, 6 apricots, ठीक है। तो जो बचा वो अनु के पास होगा। 12 टोटल एप्रिकोट्स कितना है, 12 है, एंड 6 विल गो टू अनु, ठीक है बच्चों। तो अनु के पास 6 आपके पास एप्रिकोट जाए, क्योंकि उसके पास 0 एप्रिकोट था। सिमिलरली जो बाकी बचा उसके लिए ए के आप देख सकते हैं यहाँ पे, बी देखिए, बी के लिए प्राइस यहाँ पे 0.5 कर दीजिए, तो बी, ये बीनू का है, बी इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पी 0.5 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे आ गया 3। तो इसको कितना मिला, 3 बनाना मिला। किसको, बीनू will have 3 bananas, 3 बनाना। तो रिमेनिंग किसके पास जाएगा, 9 बनाना किसके पास जाएगा, एंड अनु will have 9 बनाना। कितना बच्चों, 9 बनाना। समझ में आ गया बच्चों। एप्रिकोट तो दोनों 6-6, दोनों को 6-6 मिलेगा, लेकिन वो जो अनु को 9 बनाना मिलेगा और बिनु को 3 बनाना मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, ये सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसको मैं करके आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, कंसिडर 2 गुड्स economy where x denotes apple and y denotes grapes. अंजलि यूटिलिटी फंक्शन इज, अगेन लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है, यानी अंजलि के लिए एप्पल एंड ग्रेप्स दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं और भोला के लिए एप्पल एंड ग्रेप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब पीछे जो हमने इक्विलिब्रियम निकाला था, ऐसे एक इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए। ये देखिए, सो फॉर अंजलि इक्विलिब्रियम कितना होगा बच्चों, ये देखिए, इसको जब एमआरएस निकालेंगे, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। यहां पे हमने क्या लिया है, लेट, ये देखिए, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड पी वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों, पी वाई इज इक्वल टू 1। तो एमआरएस कितना निकलेगा, देखिए, जब आप x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा, एंड जब y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी भी 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू पी एक्स कितना है, p एंड 1 ये है। तो आपके पास आ गया क्या है बच्चों, p इक्वल्स टू 1। पहले वाले केस में आ रहा था p इज इक्वल्स टू 0.5, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, p इज इक्वल टू। अब आप चलिए कहाँ पे, अब आप भोला के लिए चलिए। भोला के पास नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ नेक्स्ट पेज, ये देखिए, फॉर भोला, देखिए, एट इक्विलिब्रियम, चूंकि मीन वाला फंक्शन है बच्चों, तो मीन वाला फंक्शन में 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, 2x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल्स टू वाई बाई 2। यहाँ क्लियर है बच्चों, ये वाला इक्विलिब्रियम। अब इनके पास इनकम कितना है पता है बच्चों, भोला जी के पास इनकम कितना है, भोला जी के पास कितना ग्रेप्स हैं, ये देखिए, भोला है 0 एप्पल एंड 10 ग्रेप्स की प्राइस 1 है, तो कितना हो गया यहाँ पे, भोलास इनकम कितना हुआ, इनकम कितना हुआ यहाँ पे, 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। अब बजट लाइन देख लीजिए, इसका बजट लाइन देखिए, भोला जी का बजट लाइन देखिए कितना है, भोला जी का बजट लाइन,
आपको पता है बच्चों, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। एम आपके पास 10 है, प्राइस ऑफ एक्स 1 है इंटू वाई प्लस एक्स कितना है बच्चों, एक्स तो एज इट इज रहेगा, प्राइस ऑफ एक्स इज पी है। ठीक है, अब इसके पी एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू वाई बाई 2 है, तो p इंटू वाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप वो ले लीजिए, कितना आएगा, p इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे आएगा एलसीएम आपके पास 2, ठीक है, y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चों, p इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये जो p है वो मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ पे p। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो पी वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए पी वाई इंटू 2y, तो अब क्या यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो y कॉमन लीजिए, तो p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू 20 बाई p प्लस 2। p की वैल्यू कितना निकाला गया है बच्चों, p की वैल्यू कितना निकाला गया है 1, p की वैल्यू यहाँ पे 1 निकाला गया है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 दैट इज 10। यानी भोला जी को जो y मिलेगा, यानी ग्रेप्स जो मिलेगा वो 10 होगा, जो बचा हुआ होगा वो अंजलि को मिलेगा, जो बचा हुआ होगा वो अंजलि को मिलेगा। देखिए, तो भोला जी को जो ग्रेप्स है, टोटल का टोटल ग्रेप्स वो भोला जी खाएंगे, अंजलि को 0 ग्रेप्स मिलेगा बच्चों। यहाँ ये सारा का सारा, बाकी जो बचेगा सारा का सारा जो बचा वो अंजलि को, ये तो कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए 0 अंजलि को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर विच अंजलि, तो मुझे लगता है ये वाला आंसर सही होगा अंजलि के लिए। वो सारा का सारा एप्पल खाएगी, 0 ग्रेप्स कुछ भी नहीं खाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? इस तरह की ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यदि बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, ये लेबर सप्लाई वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेबर सप्लाई वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे होता है। ये कह रहा है कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे गिवन है, और वो जो यूटिलिटी फंक्शन है u विच इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ आवर वर्क, मतलब आप कितने घंटे काम करते हैं उस पे आपकी यूटिलिटी डिपेंड करती है। और वो किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है वो 24 माइनस एच। ये क्या है, ये लेजर है, मतलब 24 घंटे आपके पास समय है, उसमें से कितना घंटा आपने काम कर लिया, जो बचा वो आपका लेजर आर हो गया। यहाँ पे 0 पे पावर 1 पे पावर a है, ठीक है, इंटू W इंटू एच पे पावर a है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और a की वैल्यू उन्होंने हाफ दिया है, a की वैल्यू हाफ दिया है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24 माइनस एच पे पावर 0.5 इंटू W एच पे पावर 0.5, ठीक है बच्चों। ये आते, अब आप याद करिए, जब मैंने आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको मोनोटोनस यूटिलिटी फंक्शन पढ़ाया था। दोनों को इन्होंने, मतलब x, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, दोनों को उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी u विच इज द फंक्शन ऑफ h इज इक्वल्स टू 24 माइनस h,
ठीक है बच्चों, इनटू ये वाले जो W है हम इसको पहले ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, और H इसको एज इट इज कर दिया। अब आप इसको H के टर्म्स में मैक्सिमाइज कर दीजिए, आपको लेबर सप्लाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको W को आप बाहर ही रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए, W इंटू 24H माइनस H का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, du विद रिस्पेक्ट टू dh करेंगे आप, तो क्या बचेगा, तो W हमने बाहर ही रखा, यहाँ पे क्या बचा 24 माइनस 2h इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको यदि खोलते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू हाफ है, तो 0.5 इंटू 24 माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0, यानी इसको यदि और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे 12 माइनस h, 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस h इज इक्वल्स टू 0, यानी h इक्वल्स टू 12, यानी वो इस परिस्थिति में वो 12 घंटे काम करने को तैयार है, यानी लेबर सप्लाई 12 घंटे है। इज दैट क्लियर बच्चों, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में से एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ये देखिए यहाँ पे ये तो सेम क्वेश्चन है बट नंबर डिफरेंट है, इसको आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे 24 के जगह पे हमने यहाँ पे 20 दे दिया, ये मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ये देखिए हमने नंबर सेम दिया बट यहाँ पे अब 0.5 ना दे करके 0.4 दे दिया, और यहाँ पे 0.5 ना 0.6 दे दिया। अब आपको h की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब आपको चूंकि डिफरेंशिएट करके h की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा बच्चों, ठीक है ना। 12 चूंकि कांस्टेंट टर्म से इसको बाहर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करिए इसको, तो फर्स्ट फंक्शन यानी du विद रिस्पेक्ट टू dh कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास क्या बचता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस h पे पावर 0.4 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हमने 12 हटा दिया बच्चे क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, डिफरेंशिएशन से इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 0.6 h पे पावर माइनस 0.4, डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है बच्चों, यदि नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, प्लस सेकंड फंक्शन h पे पावर 0.6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 18 माइनस h, 18 माइनस h यहाँ पे 0.4 भी आएगा, यहीं पे कर देते हैं इसको, पहले इसको मिटा दीजिए बेहतर रहेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये देखिए 0.4 इंटू 18 माइनस h पे पावर माइनस 0.6, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप लाइक टर्म इसका ले लीजिए, बड़ा सिंपल सा, ये देखिए ये 0.6 को यहां पहले ले लीजिए, 0.6 18 माइनस h पे पावर 0.4 इंटू h पे पावर माइनस 0.4,
प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप इसको पहले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो 0.4 80 एज इट इज भी रहने देते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा वो संभाल देते हैं, माइनस एच माइनस 0.6 इंटू एच पे पावर 0.6, ठीक है बच्चों। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है और इक्वेट टू 0 करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब क्या करते हैं, ये देखिए, इसको ना इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, देखिए। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू, ये देखिए, ये आप ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा, ठीक है, इंटू, ये देखिए 18 माइनस एच पे पावर 0.4 इंटू एच पे पावर माइनस 0.4 डिवाइड बाय 18 माइनस एच पे पावर माइनस 0.6 इंटू एच पे पावर 0.6। देखा आपने बच्चों। अब ये देखिए, यहाँ पे ये माइनस है 0.6 और ये है प्लस 0.6, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.6 यहाँ पे 0, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.6 ओवर 0.4 इंटू 18 माइनस एच पे पावर 1.0 इंटू, आप देखिए ये h जो है ये भी माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच पे पावर माइनस 1.0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप देखें थोड़ा सा इसको, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 18 माइनस एच, क्योंकि ये पावर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, डिवाइड बाई ये माइनस पावर 1 है तो ये नीचे आ जाएगा h, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, दैट इज, ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसको ना आप एज इट इज रहने दीजिए, 18 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल्स टू 0.4 ओवर 0.6। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम थोड़ा इसको यहाँ पे, चूंकि जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे हम कर, ये देखिए 18 माइनस एच बाई एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा बच्चों, 2/3 इज इक्वल्स टू, ये देखिए इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 18 3 द 54 माइनस 3h डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, इसको नीचे लिखा जाए, इसको यहाँ नीचे लिखे प्लीज, ठीक है, यहाँ लिखे 54 माइनस 3h इज इक्वल्स टू 2h, मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे, तो अब जब इस साइड आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये अब जब इस साइड आएगा तो हमारे पास ये बचेगा इस तरीके से, देखिए 54 इज इक्वल्स टू 5h और h इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 5, तो इतने घंटे वो काम करेगा, यानी 10.8 आवर्स वो काम करेगा, यानी 11 घंटे वो काम करेगा बच्चों, यानी लेबर सप्लाई यहाँ पे 11 घंटे होगी। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। तो इसमें हमने आपको दो तरह से क्वेश्चंस कराए हैं,
ठीक है, आप थोड़ा आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग खुद करिएगा, जो हमने अभी पीछे कराया था। 0.4 की जगह पे यहाँ पे 0.3 है और 18 की जगह पे यहाँ पे 22 है, यहाँ 0.6 की जगह पे 0.7 है। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे डिमांड दिया गया है 10 माइनस 2p, सप्लाई दिया गया है -2 प्लस p, एंड आपसे पूछ रहा है कि यदि प्राइस सेलिंग 3 पे लग गया तो कंज्यूमर सरप्लस में कितना इंक्रीज होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए आपको इनिशियल इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यही होता है ना बच्चों। एट इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यानी 10 माइनस 2p इज इक्वल्स टू -2 प्लस p। इसको यदि आप इक्वेट करेंगे तो ये देखिए, ये -2 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दैट इज यहाँ पे आपके पास 12 इज इक्वल्स टू p प्लस 2p हो जाएगा। दैट इज 12 is equals to, that is 12 equals to 3p, है ना बच्चों। 12 equals to 3p और p equals to 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? p equals to 4। ये क्लियर समझिए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं एक डायग्राम हम बना रहे हैं आपको, तो ये देखिए प्लीज़, ये आपका डिमांड है और ये है आपकी सप्लाई, और ये जो इक्विलिब्रियम है वो कितना है? वो कितना है? 4। क्वांटिटी कितना होगा बच्चे यहाँ पे? यदि हम यहाँ पे p इक्वल्स टू 4 डालें तो क्वांटिटी कितनी आएगी? 2। 4 to the 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। तो इस एरिया का, इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 2p, दैट इज p इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हो गया 5। अब आपका एरिया ये निकल जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस, जो इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस है, वो कितना निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस कितना है बच्चों? 2, हाइट कितना है? 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो दैट इज बेस इंटू हाइट, सो दैट इज कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 1 हो गया। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 1, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस। अब कह रहा है कि ये प्राइस 4 रुपया ना लगा करके, यदि सरकार कह रही है कि आप 3 से ज़्यादा प्राइस पे आप नहीं बेच सकते हैं, तब ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? यदि प्राइस 3 हो तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? देखिए प्लीज़, यदि प्राइस 3 हो तो 3 दूना 6, इसमें से आ जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? ये पूरा, ये देखिए पूरा कंज्यूमर सरप्लस। अब हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया? कंज्यूमर सरप्लस एट 3, मतलब प्राइस यदि 3 होगा तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? ये हाइट हो गया 2, हाफ बेस हो गया 4 एंड हाइट हो गया 2। तो 2 and 2 कैंसिल,
दैट इज बच गया 4, यानी कंज्यूमर सरप्लस अब आ गया 4। तो चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस सेलिंग की बात कही गई है। ठीक है, पहले बार भी प्राइस सेलिंग था, मतलब मैक्सिमम प्राइस यदि गवर्नमेंट ने सेट कर दिया तो फिर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं। सपोज ओन प्राइस इलास्टिक डिमांड एंड इनकम इलास्टिक डिमांड आर गिवन EI, EP and EI. The subscript P represent own price of the goods and subscript I represent the income of consumer. Identify the correct statement. ये ध्यान रखें। If the price elasticity is between 0 and infinite, price is inelastic? नहीं, ये नहीं है। लग्जरी गुड आर मोर प्राइस इनइलास्टिक दैन द नेसेसरी, ये भी नहीं। लग्जरी गुड्स हैव इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यस डेफिनेटली इनकम इलास्टिसिटी, लग्जरी गुड का जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरा अर्थबोध बैच गेट NIRT एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। फरवरी में एग्जाम है आपका। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।